कि मुझे कोका कोला का ट्रक चलाना है। फिर मैं स्कूल में भाग रहा हूँ और मेरे पीछे भाग रहे हैं। 65-70 इंटरव्यू दिए होंगे एक इंटर्नशिप के लिए। दुनिया का कोई एक ऐसा शहर जहां आप जाना चाहते हैं? जेरूसलम। I'd love to go to Abu Dhabi. अबू धाबी। So जो गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं, he is a graduate of London School of Economics, a former investment banker from the UK, and a co-founder of a startup in Pakistan. रोशान अजीज। अस्सलाम वालेकुम रोशान, कैसे हैं आप? वालेकुम हसन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Thank you so much for taking out the time. यार just start off करने के लिए Rushan, is it Roshan? It's a very unique name, I think. इट्स रूशान। लोग काफ़ी कंफ्यूज कर लेते हैं इसको रोशन के साथ, मगर What does it mean? ये फ़ारसी का वर्ड है, इसका मतलब है जिसकी बहुत शोहरत वाला जो हो। अच्छा, just स्टार्ट ऑफ करने के लिए मुझे बताएं कि यार बचपन में व्हाट डिड यू वांट टू बिकम? क्या ख्वाब था? कुछ सोचा था कि यार जिंदगी में यहाँ पे पहुँचना है? अगर मैं पहली दफ़ा जो मैंने बोला था अपनी अम्मी को, वो कहा था कि मुझे कोका कोला का ट्रक चलाना है, वो इसलिए था क्योंकि मैं बहुत कोका कोला पीता था और मुझे लगता था कि मैं ट्रक चलाऊंगा तो मैं मेरे जितनी पास दिन में बहुत सारी चाहूँ पी कोक सकता हूँ, होगी। बस पी सकता हूँ। उसके बाद थोड़ा जब और बड़ा हुआ तो मैंने कहा कि अगर कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ किसी दिन, तो उसकी काफ़ी ख्वाहिश थी। तो फिर उसके बाद यही फोकस रहा कि कभी कोई ऐसी चीज़ समझ आए जो पसंद आए। अपना कुछ करना था जिंदगी में। हाँ, तो फिर उसी पर ये नहीं पता था क्या उन्हें कुछ ऐसा हो कि जिससे जो लोगों को फ़ायदा भी हो और कुछ एक बड़े स्केल पे ऑपरेट कर सके। तो वो एक ख्वाहिश थी, बट काफ़ी सालों तक रही और बस उसी की तरफ आज भी। एंटरप्रेन्योर बनना था जिंदगी में। मेक सेंस। बचपन के बारे में बताएं, कहाँ गुजारा बचपन? हाउ वाज इट लाइक? स्कूलिंग कहाँ की थी आपकी? तो मैं कराची में पैदा हुआ और मैंने अपनी बेशतर ज़िंदगी कराची में ही गुजारी। नॉर्थ नाज़ाबाद में हम रहा करते थे। और नॉर्थ उस टाइम पे तो आई थिंक बहुत अच्छा एक इलाका होता था नॉर्थ। बिल्कुल ज़बरदस्त। आई थिंक वो उस ज़माने में जो वहाँ रात को बहुत रौनक हुआ करती थी, क्रिकेट बहुत खेलते थे और वो कराची के बहुत ज़बरदस्त इलाकों में से एक था, जहाँ आप सारी मार्केट्स हुआ करती थी और मतलब सारे जो आपके काफ़ी क्रिकेटर्स भी जो कराची से निकले वो नॉर्थ नाज़ाबाद से निकलते थे, क्योंकि वहाँ क्रिकेट बिल्कुल। का बहुत बहुत रुझान था। तो बचपन में पूरा बचपन वहीं गुजारा। स्कूल में गया सेंट माइकल्स कॉन्वेंट स्कूल, और वो थोड़ा दूर था वहाँ से, बट मेरे सब कज़िन्स वहाँ जाते थे, तो मेरी पेरेंट्स ने भी कहा कि वहाँ मैं भी वहाँ जाऊँ। हाउ तो वाज द एक्सपीरियंस ओवरऑल? मतलब स्कूलिंग का किस तरह से रहा? स्कूलिंग का एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि पहले तो हम सब कज़िन्स एक साथ जाया करते थे। कुछ आई थिंक एक गाड़ी में 5-6 लोग जाते थे हर दिन। तो और हर एज ग्रुप के उसमें हुआ करते थे, तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था कि जो थोड़े बड़े थे वो बताते थे तुम ये करो वो करो। सो उस तरह काफ़ी अच्छा एक बचपना गुजरा। उसके अलावा स्कूल में काफ़ी मैं टीचर्स मुझसे थोड़ी वो तंग हुआ करती थी, क्योंकि मैं काफ़ी शरारती था। अच्छा। तो वो जो एक चीज़ थी वो ये थी कि मैं पढ़ने वक़्त पढ़ लेता था, बट उसके बाद मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहता था और इधर-उधर चीज़ों में वो रहता था, और इसलिए मेरे पेरेंट्स काफ़ी परेशान हुआ करते थे। बट रिज़ल्ट यूजुअली सही आ जाता था। तो ये तो मेरे काफ़ी एक ख्याल इंटरेस्टिंग एक मेरे चाइल्डहुड रहा है। और अगर मेरे पेरेंट्स से आज पूछें तो वो कहेंगे कि शुक्र, मतलब ये मतलब बड़े हो के उम्मीद इसने नहीं थी उनको कि उम्मीद नहीं थी। मतलब बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, कि सही बट कुछ हद लाइक तक सही निकल आया। इट्स अ वेरी फन, मतलब एक बहुत मज़े का टाइम होता है स्कूलिंग का, एंड लाइक यू मेक ऑल ऑफ दोस फ्रेंड्स इन एक ग्रुप होता है। तो लाइक कोई ऐसी कहानी वगैरह स्कूल से जो आप सुनाना चाहें कि यार ये बहुत एक मज़े की चीज़ हुई थी, कोई यादगार चीज़ स्कूल के टाइम से? हाँ, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। एक जो मुझे याद आता है वो ये था कि एक दफ़ा टीचर्स जो है ना, मतलब बहुत हमारे स्कूल में थोड़ा स्ट्रिक्ट था। तो टीचर्स अक्सर अगर आपने लंच या क्लास में लिया ऐसा कुछ किया तो आपको पनिश कर देते। तो एक दफ़ा मैं गलती से जो एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा था अपने साथ ले आया लंच के बाद, और टीचर ने मुझे पनिश कर दिया। और अब मैं छोटा था उस वक़्त, आई थिंक क्लास 7 में होऊँगा या 6 में होऊँगा। मैंने कहा कि मेरे साथ तो बहुत ज़ुल्म हुआ है। मेरे साथ ये ऐसे कैसे? मैं तो खाली अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, मैं फेंक थोड़ी सकता था, वो तो गलत बात है फेंकना। तो मैं पनिश हुआ था स्टाफ रूम में। मैंने कहा मैं देखूँगा कि मैं भी कुछ करूँगा। तो फिर मैं गया टीचर की, मैंने कहा कि जो उनकी ईयरबुक होती है उसमें जिसमें चीज़ें लिखती हैं, मैंने कहा मैं ये लेके घर चले जाऊँगा। टीचर की बुक? टीचर की ईयरबुक। तो और मैं वो लेके अपने बैग में निकल गया छुट्टी के बाद। और वो टीचर्स ढूँढ रही हैं, स्कूल में लोग ढूँढ रहे हैं कि वो क्यों घर ले जाने के लिए वहाँ आई, तो उनको नज़र नहीं आई।
तो मैं इतनी देर में ग्राउंड में घूम रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि भाई अगर पढ़ना है क्या है बता, देख ले, पढ़ लेते क्या लिखा है हमारे बारे में। खैर हम नहीं पढ़ पाए, इतनी देर में ही टीचर ने वहाँ किसी को सर को बता दिया और 3-4 टीचर्स आ गए ढूंढने के लिए, और फिर मैं स्कूल में भाग रहा हूँ और मेरे पीछे भाग रहे हैं। Did they know कि उनको लगा था कि यही this? होगा क्योंकि ये वहाँ बैठा हुआ था, पनिश हुआ हुआ था। तो फिर वो मेरे पीछे भागे और जब मैं थक गया तो फिर मैंने आखिर में हार मान ली। मैंने कहा अच्छा सही, आप मुझे ले जाए, मैंने ले आप ले जाए। उसके बाद कोई पनिशमेंट और मिली या कुछ हुआ, या घर नहीं, पे कॉल वगैरह तो नहीं की? हाँ नहीं, ये तो मेरे चाइल्डहुड में बहुत हुआ, ऐसी चीजें बहुत करता था। अब उसकी वजह ये थी कि, और एनजीओ काफी एक इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ का एक हिस्सा है कि बाद में मुझे आके समझ आया कि मेरी हैंड राइटिंग और मेरा जो क्लास में काम करता था वो थोड़ा स्लो था दूसरे बच्चों के मुकाबले में। और जब मैं यूके गया मुझे फिर पता चला कि आई वाज अ बिट डिसलेक्सिक। तो उस वजह से ये था कि मैं जब क्लास में हुआ करता था तो मेरी राइटिंग थोड़ी स्लो होती थी, इवन दो मैं चीज़ें समझ जाता था कि क्या हो रहा है और सब मुझे काफ़ी एक अच्छी तरीके से आइडिया था, मगर वो जो चीज़ें टाइम पे करने की थी उसमें मुझे थोड़ी दुश्वारी पेश आती थी। तो इसलिए तो थोड़ा थोड़ा टीचर्स को लगता था कि ये सीरियस नहीं है और मतलब ये जानबूझ के शरारतें कर रहा है, तो उस वजह से थोड़ी सी एक मुश्किल सिचुएशन हो गई थी स्कूल में। मगर जैसे जैसे बड़ा होता गया ऑब्वियसली पढ़ाई कर में सीरियस होता गया, और जैसे ऐसे बिल्कुल अपने आप को भी बेहतर अंदाजा हो गया कि अच्छा अगर चीज़ें इस तरह हैं तो इस तरह ख़त्म कर सकता हूँ, वक्त पे ये कर सकता हूँ, प्लानिंग वगैरह के थ्रू। बट मतलब ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म का एक ट्रेजेक्टरी थी। एग्जैक्टली डिसलेक्सिया किस तरह से इफेक्ट करता है, कि लिखने में मसला होता था या फिर टाइम ज़्यादा लगता था? देखिए डिसलेक्सिया जो होता है मुख्तलिफ तरीके से लोगों में बज़ाहिर होता है, ज़ाहिर होता है। वो मेरे सेंस में ये था कि मेरी जो हैंड राइटिंग थी वो काफ़ी एक तो अच्छी नहीं थी और काफ़ी मुझे वक्त लगता था चीज़ें करने में। समझ आ जाती थी कि जो भी कर रहा हूँ कि हाँ ये इस तरह करना है, बट टाइम बहुत लगता था जिसकी वजह से कि क्लास में अक्सर चीज़ें कंप्लीट नहीं कर सका या फिर चीज़ें घर जाके वापस दोहरानी पड़ती थी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें थी। और किस स्टेज पे आपको पता चला कि मुझे ये है एंड ये मुझे इफेक्ट कर रहा है इतने टाइम से? मुझे बचपन में काफ़ी इस बात से परेशान रहता था कि यार मुझे चीज़ें समझ आ जाती हैं और अगर मैं जब घर जाऊँ मैं कुछ पढ़ूँ मुझे सब समझ आता है। क्लास में मैं काम अपना थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा लगता है। मेरे साथ जो क्लास फेलोज़ थे वो थोड़ा जल्दी कर लेते थे। घर पे लिमिट नहीं होती हाँ, क्लास में घर पे कोई टाइम? लिमिट एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये होता रहा फिर यूनिवर्सिटी गया मैं यूके में, तो वहाँ भी मुझे महसूस हुआ। तो मैं वहाँ एक दिन चला गया काउंसलर के पास। मैंने बोला कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि मैं जो ना राइटिंग मेरी स्लो है और मैं क्लास में बैठता हूँ या लेक्चर में बैठता हूँ मुझे टाइम लगता है बहुत। तो उन्होंने कहा कि सही है, आप जाके इसकी टेस्ट करा लें, असेसमेंट करा लें, जिसको वो बोलते हैं कोई न्यूरो डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, या फिर कोई इस किस्म की अगर आपकी लर्निंग डिफरेंटली लर्निंग स्टाइल आपका हो उसके लिए होता है वो। तो 3-4 घंटे का कोई असेसमेंट था, उन्होंने मुझे कराया और उसके बाद जब उसके 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला कि हाँ मतलब हमें ये महसूस हुआ कि कुछ चीज़ों में आप बिल्कुल सही हैं और बहुत अच्छे हैं, कुछ चीज़ों में आप थोड़े जो एवरेज उससे थोड़ा कम है। तो उसके बाद उन्होंने कहा हाँ वी कैन बी श्योर कि आप यू आर शोइंग साइंस ऑफ डिसलेक्सिया। और अगेन इट्स नॉट कि कोई हाँ या ना, इट्स पूरा एक स्केल होता है, किसी को थोड़ा अफेक्ट करता है, किसी को ज़्यादा करता है। There's a possibility हाँ, कि ये पूरा इफेक्ट पूरा एक कर रहा स्पेक्ट्रम, मतलब एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिस पे ये है, तो हाँ, तो इस तरह। है। कोई कोपिंग की चीज़ें उन्होंने बताई कि किस तरह से आप कोप कर सकते हैं अगर आपको ये है? हाँ, बिल्कुल, आई थिंक उन्होंने ये कहा कि आप जो है चीज़ें अपने घर जाके वापस नोट्स बनाए करें हर चीज़ के, ऑर्गेनाइज़ होने के लिए ज़्यादा कोशिश करें कि आप प्लान आउट हफ्ते के शुरू में कर लिया करें कि आपको हफ्ते में क्या करना है। आप अपना स्केड्यूल बनाएँ, उसको बेशक छोटा-छोटा इसमें आप चीज़ें डेडिकेट करें कि मैं 20 मिनट ये करूँगा, 30 मिनट ये करूँगा, मगर उस पे स्टिक करें। तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप अपना ऑर्गेनाइज़ रखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये है क्या, ये बस एक ऐसी चीज़ है, आपको बस थोड़ा उसको आदत दिलवानी है अपने आप को। लेकिन यही तो मुश्किल चीज़ नहीं है कि ऑर्गेनाइज्ड रखना अपने आप को, बिकॉज़ ये चीज़ इफेक्ट कर रही है कि प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम बाउंड होते हुए यू कांट डू सर्टेन थिंग्स एंड देन मेकिंग श्योर कि आप उसी टाइम बाउंड हो के वो चीज़ करें। तो इसकी आदत डालना वुडंट इट बी लाइक मोर डिफिकल्ट? ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इसमें? बिल्कुल, मुझे बहुत इसमें दिक्कत आई हुई थिंक इट्स अ थी। स्ट्रगल फेज़ कि मतलब हाँ, आपको गुज़रना पड़ता है उससे। बहुत आई थिंक इसमें स्ट्रगल बहुत की। इसमें अगर मैं आपको बताऊँ कि, और ये एक चीज़ मैंने समझी कि कोई भी काम मुश्किल लगे उससे दूर ना भागे बंदा, बस उसमें और एफ़र्ट लगाए। तो जब पढ़ाई करता था उसमें घर जाके भी बहुत सारा टाइम लगा। जब अक्सर लोग खेल रहे होते थे तो मैं बस पढ़ रहा होता था, और नॉट बिकॉज़ कि मेरे कोई बहुत ही कोई
टॉप ऑफ द क्लास नंबर आ रहे हैं, बट एक अच्छे आते थे, उसके Above लिए average. मतलब उसके लिए करना पड़ता था। पर वक्त के साथ साथ बेहतर होता गया। आई थिंक सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने सीखी कि ये हर वक्त के लिए स्ट्रगल नहीं है। आप वक्त के साथ आपने मैथ्स पे काम किया, तो शुरू में मैं एक प्रैक्टिस बुक अपनी 2-3 दफ़ा करता था, मगर जब मैं बड़ी क्लासों में गया तो वो काफ़ी आदत हो गई थी। एक जैसे बोलते हैं ना, मसल आपकी डेवलप हो गई थी। सेम विद इंग्लिश के भाई, पहले रीडिंग करता था, काफ़ी स्लो थी, फिर मगर मुझे था यार बस करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो उस तरह काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई, और उसका भी ऑर्गेनाइजिंग का भी ये है कि चीज़ें बहुत भूलता था। फिर ये किया कि जो भी चीज़ आई वो लिख ली कहीं, और फिर उसको बार-बार लिखते-लिखते फिर नोट उससे टैली करते हुए फिर ओवर टाइम आप उससे कोप करना सीख लेते हैं कि आपकी जो माइंड है, जो ह्यूमन है, वो काफ़ी एक अडैप्टेबल क्रीचर है, और यही मशहूर है ह्यूमंस के लिए भी कि वी आर द मोस्ट अडैप्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। तो आई थिंक वो दैट इंस्टिंक्ट किक्स इन, और उसके बाद ओवर टाइम इट रियली काइंड ऑफ बिकेम सेकंड टू नेचर। सो कॉलेज का एक्सपीरियंस आपका कैसा था यहाँ पे? तो मैं कॉलेज के लिए निक्सर कॉलेज गया। वो एक ए लेवल्स इंस्टीट्यूट है। वो बहुत एक डिफरेंट मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ जो है बहुत ज़्यादा एक इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को देखा गया कि किस तरह बेस्ट प्रैक्टिस दुनिया के दूसरे जगहों पे हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा उसमें ये था कि वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं कि आपके पढ़ाई से हटकर और क्या चीज़ें कर सकते हैं, और ये मुझे काफ़ी एक नई चीज़ लगी। जो अभी भी अगर मुझे लगे कि पाकिस्तान में जो स्कूल्स वगैरह हैं वो इतना उस पे नहीं फ़ोकस करते, वो ये है कि एक दफ़ा आपने पढ़ तो लिया, उसके अलावा क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट समय फॉर एग्ज़ाम्पल बेकिंग के लिए कुछ था, अगर ओह आपको वाक़ई? मैकेनिक्स का शौक है तो आपको रोबोट्स बनाने के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, मगर आप किस तरह चीज़ों को जोड़ के क्या बना सकते हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का शौक था तो फिर उन्होंने एक लोगों को एक विलेज लेकर गए थे जहाँ लोगों के पास घर नहीं थे, तो वहाँ लोगों की मदद की घर बनाने में। इस किस्म की काफ़ी चीज़ें थी वहाँ। आई थिंक ये बड़े मज़े की चीज़ है बिकॉज़ एजुकेशन सेक्टर में स्पेशली लाइक पाकिस्तान के कॉलेजेस में इट्स अनहर्ड हर्ड ऑफ कि लाइक पढ़ाई के अलावा मतलब कोई होती भी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो स्पोर्ट्स वगैरह ले जाते हैं। बट ये चीज़ इस स्टेज से डेवलप करवाना आई फील लाइक बहुत एक अच्छी है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे निक्सन में लगी वो ये थी कि वहाँ टीचर्स असिस्टेंट उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को बना देते थे, और आपको एक स्टाइपेंड स्लैश सैलरी टाइप भी मिलती थी। वो मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा मोमेंट था कि जब मैं इकोनॉमिक्स की क्लास में मुझे टीचर ने कहा कि आप टीचर असिस्टेंट बन जाएँ, और मैं सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ाता था। आई थिंक वो मेरे लिए एक पहला एक एक्सपीरियंस था कि लोगों को पढ़ाने का कैसा महसूस होता है, और कई दफ़ा मैंने पैसे भी कमाए। तो वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, जिससे लोगों को एक तो अंदाज़ा होता है कि किस तरह मुश्किल है पैसा कमाना, हुँ। पहली बात, और दूसरी बात ये है कि आप अपने आप की जो नॉलेज है उसको किस तरह दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, और आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन और मुख्तलिफ चीज़ों उससे टेस्ट होती हैं। तो वो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव था उनका। आई फील लाइक अर्ली ऑन इन लाइफ भी आप ये सीख लेते हैं कि यार पैसे की क्या वैल्यू और कितना मुश्किल है उसको कमाना कि इट्स नॉट ईज़ी। एंड लाइक इकोनॉमिक्स में वाज़ इट योर स्ट्रॉन्ग सूट कि अच्छे से आती थी या बहुत मेहनत की थी उस पे? लाइक स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के लिए यू वर द टीयर? जी, सो अ, 4-5 टीए थे, उसमें से मैं एक था, और डेफ़िनिटली मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। मुझे बहुत मज़ा आता था न्यूज़ देखने में, और आर्टिकल्स पढ़ने में कि क्या हो रहा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है इकोनॉमिक्स में। क्योंकि मैं काफ़ी बचपन में क्यूरियस था कि एक दूसरे मुल्कों का सुना था, वहाँ अलग किस्म के हालात थे इकोनॉमिकली, पाकिस्तान में अलग किस्म के हालात थे, तो ज़हन हर वक़्त इस तरफ जाता था कि क्या हम ऐसा वहाँ ऐसा क्यों नहीं बन सकते? हमें क्या करना चाहिए? हमारी क्या चीज़ें हैं जिस पे हम पे काम करना चाहिए? तो इस वजह से इकोनॉमिक्स का काफ़ी शौक था। अपार्ट फ्रॉम लाइक पढ़ाई एंड लाइक टीयरशिप, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आपने किस चीज़ पे फ़ोकस किया कॉलेज में? लेकिन कॉलेज में तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला कुछ और करने का, मगर कोशिश कर लेता था कि स्पोर्ट्स में जितना कर सकूँ, कर लूँ, बिकॉज़ मैं इतना ख़ास नहीं था उसमें, मगर उससे एक बंदा जब एक्टिव रहता है तो अच्छा हुँ। महसूस होता है। तो उसके लिए रोइंग हमारे स्कूल में थी, वो कर लेता था कभी-कभी, या कभी-कभी रनिंग वग़ैरह कर लेता था, तो उसमें काफ़ी मज़ा आता था। उसके अलावा अपने अ, हॉबीज़ के तौर पे रीडिंग का बहुत शौक था। वो भी शुरू से नहीं था, बट ये था कि पेरेंट्स बार-बार बोलते थे कि भई कुछ रीड करो, और घर पे भी इत्तेफ़ाक से एक काफ़ी बड़ी बुक शेल्फ़ थी, तो जब बड़ा हो गया तो अंदाज़ा हुआ कि हाँ, मतलब पढ़ के कुछ सीख सकते हैं, तो वो भी काफ़ी उसमें भी वक़्त गुज़ारा कि किस तरह पढ़ें, ताकि मुझे यही पता चले कि मुझे इसके बाद डिग्री कौन-सी करनी है, क्या करनी है। तो इन्हीं 2 चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा बिज़ी रखा।
आई फील लाइक एक हेजिटेंसी भी हो जाती है कि यार मतलब अब बच्चा सुबह से शाम तक जो है वो स्कूल जा रहा है, फिर शाम से रात तक वो ट्यूशन वगैरह ले रहे हैं, देन एक वो भी डेवलप हो जाता है कि मतलब उलझन सी होने लगती है कि यार मतलब सारा टाइम पढ़ते रहो। सो वंस यू फील लाइक यार आप अपने पे इतना केपेबल हैं कि आप वो सारी चीज़ें खुद पढ़ सकें, खुद कवर कर सकें, तो एक्स्ट्रा लाइक ट्यूशन वगैरह की आपको नीड नहीं होती, फिर आप अपना टाइम अकॉर्डिंगली लाइक डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों में। बिल्कुल। बहुत टाइम लगा ट्यूशन में। आई थिंक ख़ास तौर पे मैं जहाँ रहता था वहाँ से अक्सर जो ट्यूशन शुरू में तो करीब मिल जाती थी, बट जैसे-जैसे बड़ा होता गया थोड़ी ज़रूरत पड़ी दूर जाने की, क्लास ट्रैवलिंग में 9, 10, 11 में ख़ास तौर पे, उसके बाद तो नहीं ली मैंने। बट 9, 10, 11 में इतना मुश्किल हो गया कि सुबह स्कूल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर थोड़ा सो के वापस जा रहे हैं, तो शाम में फिर वापस घर आ रहे हैं रात को। एक तो किसी और चीज़ का टाइम नहीं मिलता था, ट्रैफ़िक में इतने थकान फँसे। इतनी हो जाती है। हाँ, एग्ज़ैक्टली इतने फँसे, अलग खर्चा हो रहा है पेट्रोल का, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। और अगर मैं अपना उस टाइम में लूँ, मुझे कराची के रास्ते भी इसलिए अब थोड़े समझ आ गए क्योंकि उस वक़्त अगर यहाँ ट्रैफ़िक जैम है तो बोला यहाँ से निकल जाएँ। हालात कैसे थे कराची के उस टाइम पे? ये हाल व्हाट ईयर इज़ दिस दिस आपके ए इज़ लेवल्स? ये थे आपके बिफ़ोर ए लेवल्स की बात है, ये है 2006 से लेके 10 तक। तो हालात जो थे 2010 वो तक। इतने अच्छे नहीं थे, आई थिंक हाँ। थोड़े-थोड़े ख़राब होना शुरू हो गए थे, तो वो भी अलग बात है। माँ-बाप अलग परेशान है आई कि थिंक ये 2006 या 8 में इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी उसी के वक़्त है कि मतलब हालात भी नहीं है, पेट्रोल भी उस ज़माने में एकदम से महँगा हो गया था। तो काफ़ी चीज़ें एक साथ हिट हुई। और अगर मैं आज देखूँ मकसद के बारे में भी तो उस वो जो 3-4 साल थे उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिला कि क्या इश्यूज़ लोगों को फेस होते हैं। और वही एक चीज़ रह गई जो इतने सालों बाद जब वापस वहाँ सोचना शुरू किया तो वो एक चीज़ ज़हन में रह गई थी कि यार वो जो ज़िंदगी का वक़्त था काफ़ी मुश्किल था। हुँ। कि यार का आधे वक़्त रोड पे गुज़ार रहे हैं, परेशान हैं कि भाई अगर सेफ्टी की अलग सेफ्टी टेंशन की है। अलग थी, अब माँ-बाप बोल रहे हैं कि भाई कहाँ हो, किधर हो, कि क्या जा रहे हो? सो वो काफ़ी इश्यूज़ थे उस ज़माने में। मेक सेंस। और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी का प्रोग्रेशन किस तरह से सोचा? पहले से प्लान था कि यार मुझे मतलब अंडर ग्रेजुएट बाहर से करना है, स्पेसिफिकली यूके से ही करना है, इसी यूनिवर्सिटी से, और जो मेजर्स आपने चूज़ किए वो लाइक किस थॉट प्रोसेस से चूज़ किए? तो उसके पीछे थिंकिंग ये थी कि मेरे कुछ कज़िन्स यूके गए थे, तो उन्होंने बोला था कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका। तो उसको ज़हन में रखते हुए एक रुझान था पहले से भी। मगर सबसे ज़्यादा ये हुआ कि जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स का बताया कि भई इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो कहाँ से पढ़ें? तो उसकी मैंने रैंकिंग जाके देखी। मैंने कहा यार अच्छा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अच्छी रैंकिंग है इसकी काफ़ी, तो यहाँ ही जाना है। तो फिर ये था कि बस ज़हन बना लिया कि बस यहीं अब जाना तो है। यहीं जाना है क्लास 9 से। और बस दिन-रात दैट्स अर्ली ऑन। बच्चे इतना जल्दी तो कॉलेज का नहीं सोचते, मतलब यूनिवर्सिटी तो बहुत। हाँ, बस उस वक़्त बस बना लिया था कि बस यहीं जाना है। अब कुछ भी हो जाए, दिन-रात लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं कि किस तरह जाएँगे, क्या किताबें पढ़नी चाहिए। मैं तो ये बताऊँ कि वो एलएससी में एक वो देते थे कि प्री रीडिंग बिफोर यूनिवर्सिटी कुछ 3-4 किताबें थीं। तो जैसे ही मैं ए लेवल्स में पहुँचा, इवन दो मतलब 2 साल और थे अब जाने में भी, मैंने वो किताबें भी ले लीं। शायद सारी पढ़ी भी नहीं, बट ले लीं कि बस अब ये पढ़ लेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ तो समझ आ काम जाएगा। आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़ोकस था क्योंकि इकोनॉमिक्स का बहुत शौक था। और लाइक प्रोसीजर वगैरह आपका कैसा रहा? वाज़ इट आराम से उस टाइम पे लाइक एडमिशंस वगैरह मिल गए थे? या वाज़ इट टफ टू गेट एडमिशंस इन दोज़ यूनिवर्सिटीज़? या आपके ए लेवल्स में ग्रेड्स इतने अच्छे थे कि फिर लाइक टेस्ट होता था? क्या लाइक व्हाट्स द प्रोसीजर? मतलब इफ समवन थिंक्स कि यार मतलब मैं अभी ए लेवल्स कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ और मुझे बाहर की यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन चाहिए। तो व्हाट थिंग्स लाइक शुड दे कीप इन माइंड कि यार मतलब मुझे इतना जल्दी प्लान करना है। मुझे लाइक 10 से ही सोच लेना है कि यूनिवर्सिटी मुझे कौन-सी जानी है, वहाँ मुझे क्या ग्रेड्स चाहिए? कितना अर्ली वुड यू सजेस्ट कि वो प्लान करें और कैसे प्लान करें? देखिए आई थिंक क्लास 9, 10 ऐसा वक़्त है जिसमें आपको थोड़ा-थोड़ा सोच लेना शुरू कर देना चाहिए। ऑब्वियसली आपको हर वक़्त तो सब कुछ नहीं पता हो सकता, ये तो आप श्योरिटी तो नहीं हो सकती, मगर उस वक़्त से आप थोड़ा-थोड़ा सोचना शुरू कर दें क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी टाइम लगती है समझने में। मेरे केस में ये था कि मेरे कुछ कज़िन्स थे जो मैंने कहा वो गए तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह करो। फिर मैंने ऑनलाइन रीडिंग भी शुरू कर दी कि क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है। और सबसे ज़रूरी ये था कि मैंने सब्जेक्ट देख लिया कि मुझे कौन से पे फ़ोकस चाहिए एडमिशन के लिए। जो मेरे केस में था इकोनॉमिक्स और मैथ्स। इकोनॉमिक्स में मैं अच्छा था, तो वो तो इतना मुझे उसमें एफ़र्ट लगाया बट इतना नहीं लगाना पड़ा। मगर मैथ्स एक सब्जेक्ट था जो बहुत ज़रूरी था और उसमें मैं इतना अच्छा नहीं था। और उसके लिए मुझे बहुत जान मारनी पड़ी कि यार इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मैथ्स का काफ़ी ज़रूरी कंपोनेंट है, अब क्या करें?
तो ये था कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने 5 पेपर लोग 1 या 2 दफ़ा करते हैं, मैंने 3 दफ़ा किए थे, सही है? मेरा क्लास 11 में जो ओ लेवल्स होता है उसमें मेरा मैथ्स में आ गया बी, सही है? अब बी इज़ अ गुड ग्रेड, या अभी बट मुझे किसी ने बोल दिया कि भाई आपको ना ए तो चाहिए होगा। अब मैं शायद अपनी ए लेवल्स फर्स्ट ईयर में पहला वाहिद बच्चा था जो रीटेक दे रहा है ओ लेवल मैथ्स का, कि नहीं यार इसमें बी कैसे आ गया, ए बी चाहिए, पे ए चाहिए इसमें तो। और मतलब नया कॉलेज भी स्टार्ट हो गया, मैं रीटेक दे रहा हूँ, और वो इत्तेफाक से फिर ए आ गया। और मतलब मज़े की बात है, मैं वहाँ गया रीटेक पे, तो 2-3 लोग वहाँ खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा आपका क्या है, वो क्या है, और मैंने बोला कि ये ग्रेड है। तो उन्होंने बोला कि भाई क्यों है आप यहाँ तो आई थिंक वो इतना फोकस था कि यार बस ए लाना है, क्योंकि पढ़ लिया कहीं कि इसमें तो ए चाहिए किसी उसमें बस तो। मिनिमम रिक्वायरमेंट हाँ, है, फुलफिल मिनिमम है कि करनी है बस ये जैसे भी तो करनी है। करनी है। तो ये हुआ। इसके बाद जैसे जैसे रीडिंग करता गया, समझता गया, उसमें एक पर्सनल स्टेटमेंट की ज़रूरत थी जो अपने बारे में लिखे, तो वो भी मैंने समझ गया कि किस तरह मैं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस को उससे जोड़ूं, आपका इकोनॉमिक्स से जोड़ूं। तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई कि इकोनॉमिक क्राइसिस चला था उस वक्त, या बिल्कुल। तो फिर मैंने उसमें ये लिखा कि इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया में चल रहा है, मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं, कैसे मुझे उसका जवाब मिले, और उसका जवाब मुझे इस तरह मिलेगा कि मुझे जब ये डिग्री करूँगा तो उसके जवाब मिल जाएंगे। तो मैंने इस तरह की एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखी, विच आई थिंक रियली हेल्प्ड इन द एडमिशन प्रोसेस। एलएससी से ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढने का सफर लाइक कितना मुश्किल था? मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस में से एक है वो। वाकई मैंने कुछ 65-70 इंटरव्यू दिए होंगे एक इंटर्नशिप के लिए। दैट्स इनसेन, एक इंटर्नशिप के लिए? बिल्कुल, एज़ इन उसके इतने के बाद एक इंटर्नशिप मिली। वाओ, 70 इंटरव्यूज। हाँ, मतलब ये था कि मज़ाक बन गया था दोस्तों में कि रुशान तैयार होके जा रहा है, एक और इंटरव्यू दे रहा है आज क्या? तो ये काफ़ी डिफिकल्ट टाइम। डिफ़िकल्ट और एक पर्सनैलिटी शेप करने वाला टाइम था बिल्कुल एंड देयर मेरे इज लिए। दिस प्रेशर cuz वहाँ मतलब ग्रेजुएशन के बाद कितने साल का वीजा मिलता है? उसमें वर्क आपको वीजा। खाली 1 महीने का मिलता है, तो और 1 महीने में जॉब ढूंढनी है? 1 महीने में जॉब ढूँढनी है। तो दैट्स टफ। ये था कि आप 3rd ईयर से ही लग जाते थे कि आप कहीं कुछ आपकी बात बन जाए। आई थिंक वो जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए, वो काफ़ी ज़्यादा उसने मुझे सिखाया कि आपको परसिस्टेंट, आपको मेहनत और कंसिस्टेंसी पर कंसिस्टेंसी रहनी होती है। रखनी है। या वो ये था कि 65-70 इंटरव्यू के बाद जाकर एक जब मुझे एक इंटर्नशिप मिली, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। मुझे याद है, वो आज तक दिन याद है कि जब मैं उस दिन मैं क्लास ही नहीं किया। मैंने कहा बस आज मैं बस ऐसे ही रोड पे घूम रहा हूँ, बस समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। दिल मतलब इतने इंटरव्यूज देने के बाद एक लाइक डीमोटिवेशन भी होती होगी कि यार मतलब क्या, मतलब किस्मत में नहीं है या होना नहीं है या कोई मेरे अंदर मसला है या ले नहीं रहा है मुझे? बिल्कुल ऐसा महसूस होता यू था। स्टार्ट टू थिंक इन दिस सेंस ना कि यार मतलब व्हाट्स हैपनिंग। हाँ, मगर ये था कि बस अपने आप को देखते थे ऊपर से कि देखें मतलब बात भी सही कर रहा हूँ, फैक्चुअली करेक्ट है, ग्रेड्स वगैरह भी सही हैं, जो लोग जिनका हो जाता है वो भी कुछ मिलते-जुलते उनकी प्रोफाइल होती है, तो ऐसी बात नहीं है, बस ट्राई करते रहें। बस यही होता रहा। फिर एक इंटरव्यू हुआ और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक लक की बात थी कि मैं एक इंटरव्यू में पहुँचा, जहाँ हमारी ग्रुप एक्सरसाइज़ थी जिसमें 3-4 लोग थे। वो अब तक मुझे आइडिया हो गया था कि अब क्या होने वाला है, और ओके। उनमें से एक ने कोई इस तरह बात की जो शायद नहीं करनी चाहिए थी, तो मैं समझ गया कि मुझे अब जो है ना इस तरह अलग बात करनी है। तो वो जब हो गया था ना, वही बात है कि आप जब करते रहते हैं और उस वक़्त मुश्किल लगता है, बट एक कोई ऐसा मोमेंट आता है जिसमें आपको लगता है कि यार अब मुझे समझ आ गया है। वो एक मोमेंट था, और वो एक बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंट था कि आपके सारे पहले की जो मेहनत थी उसका सबका फल एक साथ मिलेगा। ओह, दैट्स नाइस टू हैव। एंड लाइक जनरली भी आई फील लाइक इवन अपार्ट फ्रॉम जॉब्स, मतलब इफ यू पुट लाइफ इनटू पर्सपेक्टिव, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार वो कंसिस्टेंसी आप रखें अपने अंदर। जो भी आपका पैशन, आपको जो भी करना है ज़िंदगी में, यू जस्ट कीप एट इट एंड लाइक एक पॉइंट पे आके यू कैन गेट थ्रू। लेकिन बहुत सारे लोग उस प्रोसेस के बीच में वो मोटिवेशन लूज कर जाते हैं। तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड कि यार नहीं बस सही है, अपार्ट फ्रॉम लाइक कंपेयरिंग योरसेल्फ लोगों से? बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि अगर कोई अपने आप को कंपेयर भी करता है ना, वो और ज़्यादा ही डिमोटिवेटेड हो जाता है। वो कहता है कि यार मतलब दे आर बेटर ऑफ देन मी, तो मैं तो मेहनत करूँ तो ज़ाया है। तो लाइक मोटिवेशन के लिए व्हाट वुड यू सजेस्ट, व्हाट शुड पीपल डू? मेरे ख़्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एन्जॉय द जर्नी एंड नॉट वरी अबाउट द डेस्टिनेशन वाली बात है। कि मुझे हर इंटरव्यू के लिए जो मैं तैयारी करता था, अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, उसमें ये था कि कुछ ना कुछ ज़रूर नई चीज़ें सीखता था। अगर जहाँ इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, उनके बारे में कुछ सीख लेता था। तो मैंने ये ज़हन में बना लिया था, मैंने कहा देखें जितनी दफ़ा मैं ये करूँगा,
शायद मुझे उसका फ़ौरन रिज़ल्ट ना मिले, मगर मैं कुछ ना कुछ सीख के जा रहा हूँ जो कभी न कभी मेरी ज़िंदगी में मुझे काम आएगा। ये मैंने अप्रोच बना ली और इसके बाद जहाँ जाता था मैंने कहा चलो ये भी पढ़ लेंगे। और ये अप्रोच अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं लाइफ़ में देखूँ काफ़ी जगह काम आई। अगर मैं मकसद के एग्ज़ाम्पल में भी देखूँ या अपने उससे पहले जॉब के एग्ज़ाम्पल में भी देखूँ कि काफ़ी ऐसी चीज़ें आई जो नहीं जॉब कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, दिल नहीं लग रहा, मगर बस बोला कि यार बस करते रहो, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। और अगर अब मैं देखूँ पहले कि अगर मैं जॉब की बात करूँ, जो मेरे पहले 2-3 साल थे, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल साल थे जॉब के, क्योंकि बिल्कुल मुख्तलिफ एनवायरनमेंट थी, वहाँ सच कोई पाकिस्तानी नहीं था। तो वहाँ ऑपरेट करना के लिए आपको अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता था, क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, क्या कहना है। और उस वक़्त जिस तरह मैंने जो चीज़ें सीखी उस मुश्किल से, वो आज दिन तक मुझे काम आती हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, हुँ। पहली दफ़ा जब मैंने जॉब स्टार्ट की, तो मुझे नहीं पता था कि मीटिंग्स का और कैलेंडर किस तरह होता है, और 1-2 दफ़ा मैंने मीटिंग्स मिस भी कर दी। मैं बैठा हूँ अपनी जगह पे, मुझे किसी ने आके बोला कि भाई मीटिंग 20 मिनट पहले स्टार्ट हो गई। इस किस्म की चीज़ें भी हुई हैं, सही। और मगर उस वक़्त मेरे पास 2 चॉइसेस थी कि भाई या तो मैं बिल्कुल ही परेशान हो जाऊँ या फिर मैं बोलूँ कि यार सही है जो हो गया, अब इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। तो इस तरह की अप्रोच बस बार-बार रखी कि सही है जो हो गया वो हो गया, अब गिल्ट में नहीं आया हाँ, मतलब कि बस बस हाँ, आगे किस तरह इससे एक्सेप्टिंग द किस क्या मिस्टेक। सीख सकता हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम है कि आपको हर वक़्त ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है कि यार टाइम बहुत है अभी और बस सीखते रहो, करते रहो, सीखते रहो, कुछ ना कुछ होता रहेगा। इससे मुझे पढ़ाई में भी, फिर जॉब में भी और मकसद स्टार्ट करने से पहले भी बहुत फ़ायदा हुआ। आफ्टर योर लाइक एक्सपीरियंस इन द यूके, सो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू कि मतलब यार मैं यूके में आई एम वर्किंग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मेरी एक अच्छी जॉब है, मुझे पाकिस्तान वापस मूव होना है एंड लाइक इस उससे मूव होना है कि मैं वहाँ जाके एक स्टार्टअप जो है वो लाइक स्टार्ट करूँ, मैं वो चलाऊँ। वाज इट मोटिवेशन, वाज इट पैशन, उसके पीछे लाइक क्या चीज़ थी कि यू मेड अ बिग डिसीजन, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा डिसीजन है कि यार आप वहाँ गए, आपने वहाँ पढ़ाई कंप्लीट की, अपनी ग्रेजुएशन की, आपने वहाँ काम किया 6-7 साल एंड देन यू मेक दिस डिसीजन कि यार मुझे वापस मूव होना है। ये काफ़ी मुश्किल डिसीजन था और इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं अगर मैं इसको सोचूं इसके बारे में। देखिए पहले तो ये था कि ग्रोइंग अप मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था कि वो इंडिया से माइग्रेट करके आए, काफ़ी मुश्किल हालात में आए और मतलब बचपन से ये बोला गया था कि भाई इस मुल्क के लिए बहुत मेहनत की है, इसके लिए ये छोड़ के आए, ये किया वो किया, और तुम्हें अब मतलब अपने मेरे मेरे पेरेंट्स को बोला और मेरे पेरेंट्स ने बोला कि भाई तुम लोगों को इसको और बेहतर बनाना है। तो ये हर वक्त से एक एक वो था कि बस मैंने पेरेंट्स को भी देखा कि बस कि भाई मेहनत करो, जो भी करो कुछ फ़ायदा हो, किसी का मुल्क का फ़ायदा हो, इस तरह, और ज़्यादा ये नहीं सोचो कि तुम्हें क्या मिला है, बस ये करते रहो। ये एक सेंस था काफ़ी पहले से। अ, उसके बाद ये हुआ कि जब मैं काम कर रहा था, तो बेशतर वक़्त मेरा होता था कि बस मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ट्विटर पे बैठा हूँ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अखबार पढ़ रहा हूँ। तो वो इतना ज़्यादा हो गया कि मैं फिर अपने आप से सवाल पूछा। मैंने कहा देखें, या तो अगर मैं यहाँ हूँ, लंदन में हूँ, तो फिर मैं यहाँ के बारे में सोचूँ, या तो अगर मैं पाकिस्तान के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं वहाँ चले जाऊँ। ये जो एक अजीब-सी ज़िंदगी हो गई थी जिसमें जैसे अगर वीकेंड होता था, पूरे दिन बैठ के मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि भाई ये वहाँ क्यों हो रहा है, इकोनॉमिक्स क्यों हो रहा है, अच्छा हिस्ट्री इसकी क्या थी। तो उससे मेरा काफ़ी वक़्त जा रहा था। और फिर मैंने सोचा कि यार ये सब करने से क्या होगा? मतलब मेरा इसमें क्या हो सकता है? कुछ अगर मैं करूँ तो मैं एक डिसीज़न लूँ जिससे मेरा कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले, मैं कुछ जाके सीखूँ, तो वो भी एक चीज़ थी ज़हन में। मगर हर वक़्त सवाल ये था कि क्या करूँ? समझ नहीं आ रहा था, कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए? ये तो हर वक़्त से था, बट ये सब चीज़ें पीछे से हो रही थी। फिर हुआ कुछ ऐसे कि जब कोविड हुआ, कोविड से ये हुआ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ दुनिया को और बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर से उधर हो गई, मगर उससे ये भी हुआ कि लोगों को मौका मिला कि वर्क फ्रॉम होम किया। मुझे इसमें ये मौका मिला कि वर्क फ्रॉम होम के अलावा कि मैं अपने पेरेंट्स के विज़िट करा था, तो मुझे पाकिस्तान में काफ़ी सालों बाद एक तवील वक़्त गुज़ारने का मौका मिला, कुछ 3-4 महीने। उस पे मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की। उसमें मैंने सबसे पहले तो ये देखा कि लोग जो हैं यहाँ मोबाइल फ़ोन्स का जो इस्तेमाल है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हुँ। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जो हमारे घर पे जो खाना पकाती हैं, उनका बेटा था, वो तब जब वो आती हैं, वो स्कूल के बाद वो आके बैठ जाता है, उनके साथ हेल्प करता है कभी-कभी। तो वो कुछ 5-6 साल का था और वो वहाँ बैठा हुआ था और मोबाइल उसको दे दिया था कि भाई तुम मोबाइल पे ना ये क्या बोलते हैं ये देखते रहो। और फिर वो कुछ देर बाद मैंने देखा कि उसने मोबाइल पे वो वॉइस असिस्टेंट खोला और उसने कुछ बोलना शुरू कर दिया। हुँ। तो मैंने आके पूछा उसकी अम्मी से कि ये क्या कर रहा है?
उसने कहा ये जो है ना अपनी इस तरह वीडियोस ढूंढता रहता है जो उसको देखनी होती हैं और इस तरह मिल जाती है उसको। मेरे लिए आई थिंक वो एक मोमेंट था, मैंने कहा कि कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है पाकिस्तान में, वो बहुत ही मुख्तलिफ है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, और वो बहुत मुख्तलिफ है फ्रॉम इवन द डेवलप्ड वर्ल्ड। मैं आपको बताऊं क्यों। बिकॉज आज भी डेवलप्ड वर्ल्ड में देर इज इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस नोट्स एज मच, पीपल यूज टेक्स्ट मैसेज, ईमेल वगैरह। यहाँ अगर आप नोटिस करें तो लोग वॉइस नोट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लोग ज़्यादा वीडियोस कंज्यूम करते हैं। यूट्यूब इज सो बिग है। यहाँ लोग मेजॉरिटी चीज़ों इसकी तरह करते हैं। तो मुझे समझ आया कि यहाँ जो एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है कंजम्पशन ऑफ कंटेंट ऑफ मीडिया, वो बहुत मुख्तलिफ है फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो any future solutions or businesses that will come out of Pakistan will have to keep this in mind. तो ये एक चीज़ समझ आई। दूसरी चीज़ समझ आई कि एजुकेशन ग्लोबली, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो चेंजिंग। हमने उस वक्त हमने इंडिया को देखा, उस वक्त क्या बोलते हैं बांग्लादेश देखा, उस वक्त इंडोनेशिया देखा, और वहाँ ये चीज़ें रैपिडली स्केल हो रही थी। जो ताहा जिस दी अदर को फाउंडर और मकसद, वो मुझे बार बार मुझे आर्टिकल्स अक्सर भेजते थे कि देखो रुशान ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा। एंड रियली उससे, और जब ये ट्रेंड देखा टेक्नोलॉजी वाला और एजुकेशन का देखा, फिर दोनों को जब जोड़ा फिर समझ आया कि हाँ मतलब दुनिया में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी पोटेंशियल है, तो इसमें कुछ किया जा सकता है। तो जब वो हुआ फिर हमने कहा कि चले इसको थोड़ा देखना शुरू करते हैं ये है क्या। तो हम पाकिस्तान में, मैं था 3-4 महीने के लिए, तो यहाँ लोगों से बात की, फिर हमने स्टूडेंट्स ढूंढे कुछ, आई थिंक 100-150, जिनको हमने इंटरव्यू किया, उनसे डिटेल इंटरव्यू लिया क्या उनके इश्यूज रह चुके हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये था कि इवन तो मुझे पढ़े हुए उस वक्त 10 साल हो गए थे, इश्यूज काफ़ी सिमिलर थे कि ट्यूशन जाना पड़ता है, पता नहीं कौन सी ट्यूशन जाते हैं, तो ये सब सिमिलर इश्यूज थे। तो इस सब को ध्यान में रखा तो मैंने और ताहा ने सोचा कि हम ये करते हैं कि हम लोग कुछ साइट पे बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो इवन तो हम जॉब कर रहे थे, तो हम डे में अपनी जॉब करते थे, फिर शाम में हमने एक टीचर ढूंढा, फिर कुछ डेवलपर्स ढूंढे, उनके साथ शाम में बैठ के हमने कहा कि एक बेसिक सी वेबसाइट बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हुए। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमने नोटिस की वो ये की कि मेजॉरिटी जो हमारे यूज़र्स आ रहे थे ना, वो मोबाइल फ़ोन से आ रहे थे। वो हमें पता था बट इतना कभी सोचा नहीं था कि कुछ 97-98% यूज़र्स आ रहे हैं मोबाइल फ़ोन से। और फिर हमने कहा कि ये जो वेबसाइट है, ये इज़ नॉट मेड फॉर अ मोबाइल फ़ोन, इट्स यूजुअली मेड फॉर अ कंप्यूटर। डेफिनेटली। सो उस ज़माने में पाकिस्तान में कोई ऐप नहीं थी जो एजुकेशन की हो, वो सब वेबसाइट्स हुआ करती थी। तो हमने कहा यार ये करते हैं कि ऐप बनाकर देखते हैं उससे कितना फ़र्क पड़ता है। वो भी हमने फिर साइट पे जो डेवलपर्स उनके साथ मिलकर हमने ऐप बनवाई एक, और उससे जो हमने रिजल्ट्स देखे ना हसन, मैं आपको बताऊं, आई थिंक 5 to 6 टाइम्स डिफरेंट, कि लोगों ने आना शुरू कर दिया और ज़्यादा, और दोस्तों को बोलना शुरू हो गए। और उससे फिर हमें समझ आया कि पाकिस्तान नीड्स अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एजुकेशन। और एंड दैट्स रियली व्हेन वी डिसाइडेड कि यार अब चलें, जॉब के साथ साइड पे ये भी कर लिया, चल रहा है, अब हम कर सकते हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि यार ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जब टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान में उठ रही है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबली भी एक ट्रेंड है कि लोग उस तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज द टाइम कि द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान आल्सो नीड्स एन एडटेक सोल्यूशन, एंड देन वी डिसाइड टू लीव आवर जॉब्स एंड टेक इट अप। और एट दैट पॉइंट ये भी था कि अब जो काम है इससे इतना फ़ायदा भी हो सकता है लोगों को। तो ये सब चीज़ें जब एक साथ आई, फिर एट दैट मोमेंट हमने कहा कि ओके लेट्स जस्ट डू दिस। तो वो मोमेंट था। I feel like if you also look at the market size, like India, I get like it has a huge population, 1.3, 1.5 billion, but like even in Pakistan, 250 million, and like उसमें से more than half is the youth, तो मतलब 100-120 million, which is like a very big chunk of people जो कि youth में है, and that is the potential market for like an edtech company. तो in terms of like population, in terms of वो सारे user जो कि वो content consume कर सकते हैं, करना चाहते हैं, especially डेफिनेटली जो मोबाइल यूज़ का ट्रेंड है, इट हैज़ गॉन अप। अब आपके पास लाइक रिगार्डलेस ऑफ द SEC कैटेगरी, रिगार्डलेस ऑफ के कौन किस क्लास से बिलोंग करता है, उसके पास मोबाइल फ़ोन होगा एंड उसके पास स्मार्टफोन होगा, बिकॉज दैट हैज़ बिकम लाइक एक नेसेसिटी कि यार बस स्मार्टफोन लाजमी होना चाहिए। एंड थ्रू एटेक एक और चीज़ विच आई फील, इसके बहुत सारे रूरल एरियाज जो हैं वहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं, बट वहाँ पे दे स्टिल हैव सिग्नल्स एंड दे स्टिल हैव इंटरनेट।
तो ये उनके लिए भी एक बहुत एक्सेसिबल चीज़ हो सकती है कि यार मतलब मैं फ़ोन से बैठ के मैं अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ। बिल्कुल। आई थिंक पाकिस्तान का सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो है, वो है कि हमारे पास अगर आप ओवरऑल नंबर्स भी देखें, गिने-चुने लोगों के पास कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स हैं। मेजॉरिटी लोग फ़ोन्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनका पहला इंटरनेट से जो वास्ता पड़ रहा है, वो फ़ोन के फ़ोन थ्रू से पड़ पढ़ा रहा है, है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जो आपने रूरल एरियाज़ की बात की, बिकॉज़ जो शहरों में लोग हैं, काफ़ी हद तक उनके पास पहले के ज़माने में कंप्यूटर्स भी हो सकते थे, फिर उसके बाद उनके पास मोबाइल फ़ोन्स भी थे, फिर उसके बाद स्मार्टफ़ोन्स आए, मगर जो रूरल में लोग हैं, उनका पहला वास्ता ही पड़ रहा है सीधे इंटरनेट से थ्रू द मोबाइल फ़ोन। और डेफ़िनिटली अब मकसद पे भी हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी हमारे यूज़र्स जो हैं वो छोटे-छोटे शहरों से, गाँव से हैं। और ऐसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि एक फ़ादर ने एक दफ़ा हमें कॉन्टैक्ट किया था कि वो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए चारसद्दा में। और वो कह रहे हैं कि मेरे इर्द-गिर्द कोई ऐसी जगह नहीं है स्कूल के बाद जहाँ मैं अपनी बच्चियों को भेज सकूँ, और ये ऐप ही एक तरीका है जिसके थ्रू उन्होंने उसकी हेल्प करना शुरू की। ये काफ़ी शुरू के दिन थे। उस दिन में हम भी ऐप टेस्ट कर रहे थे और हमने कोई चार्जेज़ भी नहीं रखे थे। तो जो मुझे अभी तक बात याद है, उन्होंने हमारे नुमाइंदे को मैसेज किया कि आप मुझे बताएँ, अपना अकाउंट नंबर दें, मैं आपको पैसे भेजना चाहता हूँ फ़ीस के, क्योंकि आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। और हमने उनको बोला कि देखें, अभी तो हम फ़ीस नहीं ले रहे। तो ये एक ऐसे मोमेंट था जिससे हमने अंदाज़ा लगाया कि देखें, ये चीज़ जो है ना, इससे लोगों को बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ कि ऐसी क्या चीज़ है, तो मकसद ऐप की वन ऑफ द मोस्ट यूनिक चीज़ उसमें है, हमने एक चीज़ बनाई, उसको कहते हैं डाउट सॉल्व। वो ये था कि हमने अपने इनिशियल जो रिसर्च की थी, उसमें भी ये देखा था कि लोग व्हाट्सऐप पे, इवन दो ऐप वगैरह सब है, वेबसाइट है, तो व्हाट्सऐप पे सवाल भेज रहे हैं। तो हमने कहा, यार किस तरह हम हुँ, इसको इस तरह बना सकें कि लाखों बच्चों को सवाल पूछने का मौका मिले और उसको उनको फ़ौरन जवाब मिले। ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ थी। और अल्हम्दुलिल्लाह टीम को बैठी साथ, उन्होंने प्रॉब्लम समझी और उन्होंने ऐसा सॉल्यूशन बनाया कि मैं असल आपको बताऊँ, आज हम हर महीने अ, 10 से 15 लाख लोगों के सवाल के जवाब देते हैं अक्रॉस पाकिस्तान। वाह! तो ये जो एक चीज़ है ना, और उसमें अगर मैं बताऊँ, ज़्यादातर जो आपका सवाल था, रूरल एरिया से ही लोग हैं, जिन लोगों के पास कोई टीचर नहीं है, जिनके घर में लोग शायद माँ-बाप इतना स्कूल नहीं गए, बड़े बहन-भाई भी इतना ना गए, तो किसी से नहीं पूछ सकते। तो वो मकसद ऐप में एक सवाल की पिक्चर भेज सकते हैं और मकसद ऐप उसका सॉल्यूशन विदिन मिनट्स उनको दे देता है। अपार्ट फ्रॉम लाइक जो डाउट सॉल्व फीचर के बारे में आपने बताया कि आप पिक्चर खींचें, लाइक वो आपका जवाब निकाल के दे देता है सॉल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दिस एक वाइडर गोल मुझे बताएं जो आप लोगों ने सोचा कि यार हमने ये चीज़ स्टार्ट करनी है, हमने मकसद स्टार्ट करना है और हमें एट सम पॉइंट इन टाइम ये चीज़ अचीव करनी है। व्हाट डू यू लुक फॉरवर्ड टू अचीव विद मकसद कि यार हमने यहाँ तक पहुँचाना है इसको? एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट? जैसे हम ट्यूशन्स की बात कर रहे थे कि वहाँ ट्रैवलिंग भी हो रही थी, दूर भी जाना पड़ रहा था, सेफ्टी के भी इश्यूज़ थे एंड इट वाज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव। Compared to like tuitions, how do you see मकसद? And like how does it help कि यार मतलब स्टूडेंट्स को वो क्या चीज़ अचीव करवा रहा है? देखिए, इसके सवाल के जवाब के लिए पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि जो वर्ड मकसद है, हमने क्यों चूज़ किया। जब हम नाम सोच रहे थे, काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहे थे। कोई एजुकेशन से स्पेसिफिक थे, कोई कोई और मुख्तलिफ एंगल के थे, मगर हमने सोचा कि हम चाहते क्या है मकसद से, या उस वक्त मकसद ये था, हम चाहते क्या है इस प्रोजेक्ट स्लैश कंपनी से। वो ये था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो पाकिस्तान में लोग हों, उनका जो ज़िंदगी में जो उनको हासिल करना है, जो उनको पहुंचना है जहाँ, उसका उनका एक साथी बन जाए। सही है। हुँ, तो उसके लिए हमने कहा कि सबका ज़िंदगी में मकसद है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। हम ऐसी एक प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ जो उस लोगों को मकसद हासिल करने में आसान करे। तो इसलिए हमने मकसद बनाया। अब उसमें अगर हम शुरू की बात करें, तो जो स्कूल है, जो पढ़ाई है, वो सबसे पहला आपका कदम है आपकी ज़िंदगी में, जो आपका प्रोफ़ेशनल और आपके लाइफ़ का जो एक पाथ है, उसकी तरफ। तो हमने कहा वहाँ से स्टार्ट करें। वहाँ जो लोग हैं, वो ट्यूशन्स में और वो स्कूल्स में उनको वो सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रही, जो उनको मिलनी चाहिए। या फिर अगर आप किसी डेवलप कंट्री में देखें, जो जिस लेवल की वहाँ उनको सपोर्ट मिलती है, वो नहीं मिल रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लोगों की लैंग्वेज स्किल्स कमज़ोर हैं, उनके पास टीचर्स कम कम है स्कूल्स के बाद। अगर मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में 45 टू 1 स्टूडेंट टीचर रेशियो है, जो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है।
तो इस सब चैलेंजेस की वजह से हम लोगों के पास काफ़ी मुश्किलात हैं जिसके लिए हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके एट स्केल। बिकॉज अगर आप देखें छोटे छोटे मोहल्लों में या कुछ जगहों में तो लोग कर लेंगे, मगर इतना बड़ा मुल्क है, इसके लिए बहुत मुश्किल है कि हम कम टाइम में किस तरह आगे बढ़ें। तो जो आपका सवाल है, मकसद का सोच वहाँ से आई, मकसद का नाम भी वहाँ से आया, और जो हमारा माइलस्टोन है हमारा ये है कि कैसे कम से कम पैसों में और कम से कम एफर्ट में लोगों को उनके मकसद तक पहुँचाएं हम। अब एक एग्जांपल उसका ये है कि हमने मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोर्स बनाया। वो कोर्स मैं आपको बताऊं, इस साल लोग उससे पढ़ रहे हैं और बहुत ही मुतमईन है, और वो 1/10 10% जो आपको कहीं और से मिलेगा उतने में आपकी तैयारी करा देगा। और मैं आपको बताऊं, ये जो कोर्स है, जो उसके पीछे टीचर्स हैं मकसद ने जो लगाई हैं, वो आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मगर हमने कहा कि यार अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये तक पहुंचाएंगे तो हमारी कॉस्ट कवर हो जाएगी। हमारा एम है कि हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाएं। हम नहीं बिलीव करते इसमें कि एजुकेशन शुड बी एक बहुत एलीट या बहुत प्रीमियम चीज़, कि यार अगर आप खुशकिस्मत हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको मिलेगा, अगर आपको नहीं मिल सकता नहीं मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, आज हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे एमडी कैट से लोग छोटे छोटे शहरों में जिनके पास अच्छे टीचर्स या अकेडमीज जाने का मौका नहीं मिलता, उन तक भी आज मकसद के थ्रू उनको एमडी कैट की तैयारी मिल रही है। वही जो आज कराची में बैठे बच्चे, लाहौर में बैठे बच्चे, इस्लामाबाद में बैठे बच्चे को मिल रही है। तो ये हमारा माइलस्टोन है कि हमने मेडिसिन से शुरू किया, इंजीनियरिंग, बिजनेस स्कूल और मुख्तलिफ किस्म के जो आपके लोगों के गोल्स हैं उन तक हम ले जाएं। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हम छोटे बच्चों पे भी आएंगे। अभी तो हम क्लास 9 से 12 तक हैं, मगर कैसे छोटे बच्चों को हम वो रिसोर्सेज दें, उनको वो सहूलियात दें जिससे वो आगे ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर्ड हों। I feel like you mentioned कि 9 to 12 तक आप फोकस करें, and also MD-CAT and E-CAT के एग्जाम्स, बिल्कुल, which is like entrance test for medical और engineering universities। एक चीज़ जो मैंने ट्रेंड एटलीस्ट लाइक इन द रीसेंट टाइम देखा है कि एक गेमिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, या फिर टीचिंग उस एज के बच्चे लाइक क्लास 1 to 8 तक के थ्रू लाइक वीडियोस, लाइक यू मेंशन के कंटेंट कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो लाइक थ्रू वेरी इंटरैक्टिव वीडियोस लोग जो हैं वो उन बच्चों को सिखा रहे हैं बहुत एक अर्ली एज से। इज दैट समथिंग दैट यू माइट बी लाइक लुकिंग ऑन टू वर्क इन द फ्यूचर? बिल्कुल। लेकिन जो जनरेशन अभी है जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आज 5 साल की उम्र से लेकर 12-13 साल की उम्र तक हैं, उनके जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मुख्तलिफ है मेरे और आपके लाइफ एक्सपीरियंस से। हमारे पास तो शायद स्मार्टफोन भी नहीं था 13-14 साल की उम्र तक, कि हमारे साथ इर्द गिर्द, शायद आपके लिए हमें से यंग है, बट एनीवेज, तो मेरे लिए तो नहीं था। तो जो अब ये लोग हैं वो इतने यूज्ड टू हैं कि कोई चीज़ है उसकी कंटेंट देख लिया, वीडियो देख लिया, और आपने वैसे भी देखा होगा कि पॉडकास्ट, यूट्यूबर्स, व्लॉग्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो हमें ये करना है कि किस तरह उनकी एग्जिस्टिंग जो उनकी आदतें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप उन तक एक चीज़ पहुंचा सके जो उनको समझ आए। सो डेफिनेटली जो इंटरैक्टिव वीडियोस का आपने जिक्र किया वो वही है, और आज भी हम अपने क्लास 9 to 12 के लिए भी यही करते हैं कि हम एक वीडियो बनाते हैं, उसके पीछे काफ़ी सोच जाती है कि क्या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लोकलाइज, क्या हम उसको किस तरह स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। और जैसे जैसे छोटे बच्चों तक जाएंगे वैसे वैसे जो एनिमेशंस हैं, जो कलर्स हैं और जो उसके पीछे सोच है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गहराई लानी पड़ेगी। तो हम काफ़ी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको। और इसके अलावा जो अगर मैं ऐप की भी बात करूँ, उसको भी हम इस तरह देखते हैं कि जिस तरह जो बच्चे गेम्स खेल रहे हैं हम उसी की लर्निंग्स लेके एजुकेशन में भी लेके आ सके। सो जिसको हम गेमिफिकेशन बोलते हैं, आई थिंक उससे बहुत फ़ायदा होगा बच्चों को, बिकॉज बच्चे आर यूज्ड टू प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल फोन्स, एंड हम कैसे वही उनकी स्पिरिट और वही उनका इंटरेस्ट वहाँ से लाएं और एक एजुकेशन की तरफ ले जाएं जिससे बच्चे भी खुश और माँ बाप भी खुश। आपने बात की लाइक सस्टेनेबिलिटी की ऑफ स्टार्टअप्स, तो लाइक इन दिस इकोनॉमिक सिचुएशन, पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं, इवन इंटरनेशनली जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, हाउ डू यू सी स्टार्टअप्स परफॉर्मिंग? कि यार मतलब आर दे गुड टू गो, या फिर परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, या अच्छे हालात हैं आगे, बुरे हालात हैं, आप कैसा देख रहे हैं? एंड इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑप्टिमिस्ट, टू बी एन ऑप्टिमिस्ट टू रन अ स्टार्टअप, कि बस आप सोचें कि सब अच्छा होगा आगे जाके तभी आप चला सकते हैं? बिकॉज लाइक इफ़ यू लुक के इकोनॉमी कैसी जा रही है, एवरीवन गेट्स डिसहार्टन कि यार मतलब अजीब सिचुएशन है, हालात ख़राब हो रहे हैं। तो कितना ज़रूरी है एक ऑप्टिमिस्ट रहना? देखिए, आई थिंक यू हैव टू बी a realist, but your view on
where things could go has to be very optimistic. So that's how I would look at it. उसका ये मतलब है कि आपके जहन में होना चाहिए क्लियर पिक्चर कि जब अगर चीज़ें चल गई तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, और वो आपका विजन होना चाहिए। मगर आज के दिन के लिए आपको रियलिस्ट होना पड़ता है कि देखें आज मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। देखें फॉर स्टार्टअप्स एंड स्पेशली फॉर पाकिस्तान, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और उसकी वजह ये है कि हमारे पास वो सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो काफ़ी दूसरे मुल्क जो हमसे आगे हैं, जो हमसे आगे साइकिल में हैं, उनके पास थी और वो आगे निकल गए। ऑब्वियसली इन द नाउ काफ़ी मुश्किल लगता है कि यार आप इससे गुजर रहे हैं, मगर अगर आप देखें फंडामेंटली, अगर मैं स्पेसिफिकली एजुकेशन की बात करूँ, कि देखें आपके पास इतने टीचर्स नहीं हैं, आपके पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, देयर इज़ नो वे कि आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को एक ट्रेडिशनल तरीके से इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। और सबको शौक़ है पढ़ाई का, सबको शौक़ है करियर बनाने का, तो आपकी जो अवाम है उनकी तरफ से भी एक पुल है कि किस तरह नीड तो है। तो आपको ये जहन में रखना है। ऑब्वियसली देखें अप्स एंड डाउन जब आते हैं, आपको एज अ स्टार्टअप, एज अ कंपनी, आपको उसके तहत एडजस्ट करना होता है कि देखें आपको डिफ़िकल्ट और डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मगर आपका जो आपके अंदर जो ऑप्टिमिज्म है फॉर द फ्यूचर, वो और वर्सेस द रियलिस्ट इन यू फॉर टुडे, दोज शुड बी सेपरेट, और यू शुड ऑलवेज बी लुकिंग एट वेयर यू आर हेडेड एंड सी कि रियलिस्टिकली टुडे व्हाट डू यू नीड टू डू वहाँ पहुँचने के लिए। सो ये मेरी एक उस पर व्यू है। और जनरली पाकिस्तान में देखें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, स्टार्टअप्स के साथ मुश्किल वक्त आएगा, मगर अगर आप एक कंज्यूमर के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हैं और आप उनके लिए एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एट अ प्राइस पॉइंट दैट इज़ कम्पेटिटिव, ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते या सस्टेनेबल नहीं बन सकते। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड व्यू पॉइंट, क्योंकि एक चीज़ तो आप ये देखें कि उस चीज़ की नीड है या नहीं है टू एक्चुअली हैव दैट स्टार्टअप, एंड देन सेकेंडली कि इफ़ उस चीज़ की नीड है आप कितना अच्छा तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, एंड इफ़ आप गोल सेट करें प्रॉपर्ली अकॉर्डिंगली एक टाइमलाइन के साथ, सो इट शुड मोस्ट प्रॉब्ली वर्क। मतलब अनस्टेबिलिटी आती है बट लाइक वो ओवर द टाइम कवर हो जाएगी। सो वी आर होपफुल अबाउट पाकिस्तान's फ्यूचर। आपका जो सवाल है हसन, आई थिंक वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान फॉर नंबर ऑफ मैक्रो ट्रेंड्स। फर्स्टली देखें दुनिया में देयर इज़ अ एजिंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम, जिसमें अगर आप जापान को देख लें, आप जर्मनी या वेस्टर्न यूरोप को देख लें, वहाँ जो पॉपुलेशन है जनरली वो काफ़ी एजड हो रही है, और द वे द वर्ल्ड इकोनॉमी वर्क्स कि यू नीड यंग पीपल जो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करें या गुड्स एक्सपोर्ट करें या फिर कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस करें फॉर द इकोनॉमी टू वर्क। आज पाकिस्तान का ये हाल है कि वी हैव वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारी मीडियन एज इज़ अराउंड 23, whereas India, for example, is at 28, the US is at 38. I think that gives us a huge advantage. We are replacing one person retiring for 3 young people, like who are entering the workforce. So we have a very favorable macro economic tailwind, and as the world kind of goes towards, an aged population, we will have a very young population that can produce a lot of goods. And I think what we have to do is कि हम maximize करनी है उनकी talent, उनकी opportunities, और उनको मौका देना है। And even if ups and downs आए, but this is something that is going to break through a lot of those other things. So very optimistic about that. Secondly, पाकिस्तान में अगर आप देखें over the years, definitely, things go up and down, but जो general trend रहता है वो towards ऊपर ही रहता है। जैसे आपके ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं, दे कीप इंक्रीजिंग, आपके जो स्कूल एनरोलमेंट है दैट कीप्स इंक्रीजिंग। सो जनरली वी आर हेडेड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, बट व्हाट हैपेंस इज ऑन अ डे टू डे बेसिस कि जो नेगेटिविटी है दैट काइंड ऑफ क्लाउड्स एवरीथिंग एल्स, एंड वी लूज ट्रैक ऑफ द साइड कि यार आज हमारे पास पाकिस्तान में इतने बड़े शहर हैं और हमारे पास अब छोटे शहर भी उभर के निकल रहे हैं। स्पेशली अगर आप पंजाब में देखें, यू हैव मेनी टियर 2 सिटीज व्हिच आर डेवलपिंग सो क्विकली। तो ये सब ट्रेंड्स हैं आर वेरी फेवरेबल फॉर अस, एंड आई थिंक द फ्यूचर इज क्वाइट ब्राइट इन माय ओपिनियन। हम बस अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे, व्हिच इज आवर रैपिड फायर राउंड। आई एम गोना आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, आपने उसका एक या दो लफ्ज़ में जवाब देना है। अच्छा, अगला सवाल है, हु डू यू टेक्स्ट द मोस्ट? आजकल तो स्टेट एजेंट्स, क्योंकि हम ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं। अल्लाह। आजकल कौन सा गाना सुन रहे हैं रिपीट पे? अरे एक रीसेंट गाना है अली सेठी और शेय गिल और मानू का, लेफ्ट एंड राइट, वो अच्छा चल रहा है। हाँ, वो मजे का। वन थिंग दैट यू कुड से टू योर लास्ट बॉस टुडे, क्या बोलेंगे आप उनको इन योर फेस? कि मैं I'm more talkative than you thought. ओके। लास्ट टाइम ट्रैफिक पुलिस वाले ने कब रोका? 2 हफ्ते पहले।
क्या इंटरेक्शन था? नहीं सोचना इसके बारे में। आपके लिए दुनिया की आज तक की सबसे अच्छी इजाद, सबसे इम्पोर्टेंट? मोबाइल फ़ोन। अगर आपको पता चले कि आपका 2 करोड़ का इनाम निकला है, लेकिन आपको उसे किसी एक इंसान के साथ बांटना है, आप किसके साथ बांटेंगे? हाँ सर, आपके साथ बांट लूँगा। थैंक यू सो आपने मच, आई न्यू इट, मुझे पता था आपने ये जवाब देना। व्हाट वाज योर लास्ट गूगल सर्च? हाउ टू कम अक्रॉस गुड ऑन पॉडकास्ट। या स्ट्रगल। दुनिया का कोई एक ऐसा शहर जहां आप जाना चाहते हैं और क्यों? इंटरेस्टिंग। जेरूसलम। जेरूसलम। because lot Historic? of बहुत हिस्ट्री है वहाँ, and it's just सारे आपके जो religions हैं, like they all have a history there, so would love to visit. I'd love to go to Abu Dhabi. Abu Dhabi. If there was ever a book written about you, what would be the title? डर के आगे जीत है। हो, फिलोसॉफिकल हो रहे हैं आप। पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा शहर? I think कराची। Born and bred कराची। हाँ, I think ये अफसोस होता है कराची को लेके? बहुत अफसोस होता है। कराची की बिरयानी या लाहौर के पाए? मैंने कभी जिंदगी में पाए नहीं खाया, सो कराची की बिरयानी। थैंक यू सो मच रोशान फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन द स्टूडियो। आई एम वेरी श्योर जो बातें हमने की हैं वो एक जनरल ऑडियंस के लिए भी इन्फॉर्मेटिव होंगी, बट लाइक स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, बिकॉज उनको एक डायरेक्शन मिलती है कि किस तरह से उनको ज़िंदगी में चीज़ें प्लान करनी है और आगे किस तरह से मूव ऑन करना है। कोई एंडिंग नोट में आपको एक चीज़ ऐसी कोई एडवाइस देना चाहेंगे, कुछ जनरल ऑडियंस को कुछ बात बताना चाहेंगे विच वुड बी यूजफुल फॉर देम? मैं ये कहूँगा कि देखें, मुश्किल चीज़ों से घबराना नहीं है। ये काफ़ी यूजफुल एक चीज़ रही है मेरे लिए। बहुत अजीम लोग ये मैसेज देते हैं और रोशान अजीज आज हमें सेम मैसेज दे रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड टू द मकसद चैनल। विल बी बैक विद मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।